सीएम एंटर की कॉस्टिंग के इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम सीएम एंटर का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को चालू करने से पहले एक बात आपको बता दूं। अब बिल्कुल भी समझ सोचना कि मेरे को पढ़ना है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। दोस्तों इसमें आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का समझ लो 80 to 90% हिस्सा आपको पहले से ही आता है। मैं ही आपको सिर्फ 10% नई चीज़ें बताने वाला हूँ और जो 80 to 90% चीज़ें आपको आती है उसको मैं यहाँ पे रिकॉल करवाने वाला हूँ बस। इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ना है कोई बर्डन मत लेना, ठीक है। और चीज़ें आपको पहले से आती है उसको मैं यहाँ पे वो भी समझाऊंगा, उसका भी टेंशन आप मत लेना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑफ द चैप्टर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, लॉजिक भी समझाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, तो कोई भी चीज़ें छूट नहीं पाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो चैप्टर है पार्ट वाइज रहेगा। तो दोस्तों पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जैसे जैसे हम यूट्यूब में अपलोड करते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्विस कॉस्टिंग। दोस्तों जो बिजनेस होता है, ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं? सर्विस वाला बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी क्या? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाना, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। सिंपल सी बात है दोस्तों। कॉस्टिंग का 90% चैप्टर किसे बेस्ड है? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद सर्विस मीन्स क्या है दोस्तों? होटल की सर्विस, हॉस्पिटल की सर्विस, ठीक है, ट्यूशन क्लासेस की सर्विस, टैक्स कंसल्टेंट की सर्विस, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, ये सब क्या है दोस्तों? इसे सर्विस कॉस्टिंग में आता है। लेकिन होटल की सर्विस, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, कोचिंग क्लास, टैक्स कंसल्टेंट और भी कई तरह की सर्विस हो सकती है, ठीक है। और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, केबल ऑपरेटर की सर्विस और कितनी सर्विसेज है, ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस दोनों का शामिल किसमें होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दोनों चीज़ शामिल होती है, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात थी, इंट्रोडक्शन था दोस्तों। जहाँ मैं बोलूँगा याद करना है या समझना है वहीं पे याद करना है, समझना, इसको एकदम लाइटली सुनते जाओ। यहाँ पे आपको कोई भी याद नहीं करना है, कोई भी बर्डन नहीं लेना है। जब फोकस करने बोलूँगा वहीं फोकस करते हुए चलना है। इसको खाली आपको आराम से सुनना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग को एग्जाम में इंपॉर्टेंस किसको देना है? पहले इंपॉर्टेंस देना है हम लोग को ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में। पीपल यानी कि पैसेंजर। तो पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट हो या गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो, उसको ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। सेकंड नंबर पूछा जाता है आपको होटल या हॉस्पिटल वाला, सेकंड नंबर में पूछा जाता है। तीसरा दोस्तों पूछा जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, बैंक हो, टोल प्लाजा हो, ये सब के बारे में थर्ड में पूछा जाता है। क्लियर है? एकदम आसान सी बात है। उसके बाद दोस्तों पैसेंजर की बात करता हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है। खाली सुनते जाना, जहाँ आपको फोकस करने बोलूँगा वहाँ फोकस करना है। दोस्तों जो पैसेंजर होता है दोस्तों, है ना, तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट मीन्स जो होता है हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से भी कैलकुलेशन करते हैं पैसेंजर के लिए, पर पैसेंजर के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं और पर पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे दोस्तों ओला हो या उबर हो, वो क्या कहता है? पैसेंजर कितना किलोमीटर चला, उसके हिसाब से ओला उबर वाले क्या करता है? चार्ज पैसेंजर से लेता है। उसके बाद दोस्तों पर पैसेंजर, फ्लाइट के केस में क्या कहता है? पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज किया जाता है, ये भी हमको अच्छे से मालूम है। उसके बाद दोस्तों पर पैसेंजर पर किलोमीटर। जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे लोकल बस होती है, मान लो बस जो है ए से जा रही है। जैसे मान लो दोस्तों बस जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, बस जो जा रही है ए से बी की तरफ जा रही है और बी से जाने वाली सी की तरफ, ठीक है। ए से बी की तरफ जा रही है और बी से जाने वाली सी की तरफ। अब दोस्तों किसी को ए से बी में जाना है, ए से बी में जाना है तो उसमें कितना रुपये लग रहा है दोस्तों? ए से बी में जाना है तो ए से बी में जाना तो 5 रुपये लग रहा है ना। और बी से सी में जाना है तो 4 रुपये लग रहा है और ए से सी में जाना है तो 8 रुपये लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब बस की बात करें या लोकल ट्रेन की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी एंट्री होती है, बहुत सारी एग्जिट होती है। कैसे? कोई आदमी ए में चढ़ेगा, कोई आदमी बी में चढ़ेगा, कोई आदमी सी में चढ़ेगा, तो बहुत सारी एंट्री होती है, बहुत सारी एग्जिट होती है। तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन की जाती है, पैसेंजर चढ़ रहा है, कहाँ पे चढ़ रहा है और कितना किलोमीटर के लिए बैठ रहा है, फिर वो उतरेगा, फिर दूसरा पैसेंजर चढ़ेगा। तो दोस्तों लोकल ट्रेन या लोकल बस में पर पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। खाली आपको यहाँ पे सुनना है, समझना है, याद इसको भी नहीं करना है। यहाँ पे याद करने बोलूँगा, क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ वहीं पे आपको समझना है। ये खाली समझने वाली चीज़ें हैं, समझ लो और छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आते हैं अपन, ये जो लिखा है यहाँ पे 5 मिनट के बाद आते हैं। अभी इसको रुक जाते हैं, 5 मिनट के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, डोंट वरी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर
ध्यान देना है। क्या करना है आपको? ध्यान देना है। दोस्तों 90% वाली चीज़ें हैं जो करा रहा हूँ, जो आपको पहले से आती है, इसलिए आपको पहले से आती है तो अच्छे से ध्यान दे दो। तो दोस्तों जैसे कि और नहीं आती तो समझ लो, ए से बी कितना किलोमीटर है दोस्तों? ए से बी है 50 किलोमीटर। ए से बी कितना है दोस्तों? 50 किलोमीटर है दोस्तों। और ए से बी में जाने की कॉस्ट कितनी है दोस्तों? 800 रुपये। कितनी कॉस्ट लग रही है? 800। ये कई तरह के खर्चे हो सकते हैं 800 रुपये में, लाइक डेप्रिसिएशन भी शामिल होगा इसमें, ठीक है, फ्यूल का खर्चा भी शामिल होगा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा भी शामिल होगा। फिलहाल मैं इतना मार रहा हूँ कि टोटल मेरे को ए से बी में जाने का 800 रुपये लगा, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, है ना, इंश्योरेंस सबका मिला जुला कर, ठीक है। कितना लगा? 800 लगा। और दोस्तों कितने पैसेंजर थे? 4 पैसेंजर बैठे हुए थे। और कितना किलोमीटर था? 50 किलोमीटर था, ठीक है। तो ए से बी में जाना था तो 4 पैसेंजर बैठे हुए थे और 50 किलोमीटर की दूरी थी। कॉस्ट लगी कितनी? 800 रुपये। अब दोस्तों मेरा आपसे एकदम सिंपल सा सवाल है जो बचपन में आपसे पूछा जाता था स्कूल टाइम में। पहली बात, कॉस्ट पर पैसेंजर कितना है, कि हम एक पैसेंजर से कितना रुपये लेंगे, एक पैसेंजर से कितना रुपये लेंगे, एक पैसेंजर से कितना रुपये लेंगे। दोस्तों 4 पैसेंजर बैठे हुए थे तो हमें कितना लगा? 800 रुपये लगा, है ना। जब कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट को रख दो ऊपर, ₹800 क्या रख दो ऊपर। कितने पैसेंजर थे? 4 पैसेंजर थे, यानी कि ₹200 पर पैसेंजर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? चार्ज करेंगे। एकदम सिंपल सी बात है ना। 4 पैसेंजर का 800 रुपये, तो एक पैसेंजर का कितना? ये जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना, 4 पैसेंजर का 800 रुपये, तो एक पैसेंजर का कितना? तो इसको इन मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड, यानी कि 800 × 1/4 = 200, है ना। ऐसे करते थे बचपन में हम लोग, सिंपल एकदम। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है आपसे कि कॉस्ट पर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी पड़ी, 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी पड़ी। दोस्तों 50 किलोमीटर का कितना लगा दोस्तों? 50 किलोमीटर का 800, 50 किलोमीटर का 800, तो 1 किलोमीटर का कितना, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितना रुपये लगेगा? ₹800/50 किलोमीटर। तो निकल जाएगा कि 1 किलोमीटर का हमको कितना चार्ज लगने वाला है, ठीक है। मैं कैलकुलेटर लेके आ जाता हूँ। तो दोस्तों 800/50, दोस्तों 1 किलोमीटर का हमको लगने वाला है कितना? ₹16। कितना लगने वाला है? ₹16। ये भी सिंपल सी बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर दोस्तों इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? पैसेंजर प्लस किलोमीटर, पैसेंजर प्लस किलोमीटर, यानी कि देखो बताता हूँ, आराम एकदम सिंपल सा है। मैं यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको, बड़ा अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों कॉस्ट हमारी कितनी लगी? कॉस्ट हमारी लगी कितनी? 800 रुपये की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट कितनी लगी दोस्तों? 800 रुपये की कॉस्ट लगी। एक मिनट दोस्तों, हाँ। तो दोस्तों कॉस्ट कितनी थी? 800। और यहाँ पर पैसेंजर जो थे वो कितने थे? पैसेंजर यहाँ पे थे 4। कितने थे? 4। तो मैं बोलता हूँ कि कॉस्ट पर पैसेंजर, कॉस्ट पर पैसेंजर कितना निकलेगा? 800/4। एक पैसेंजर की कॉस्ट कितनी है? 200 रुपये, ठीक है। 4 पैसेंजर का 800, एक पैसेंजर का 200, एकदम सिंपल सी बात है। अब ये पैसेंजर लोग सोचे कि भाई हम लोगों को 50 किलोमीटर की दूरी में जाना था तो 200 रुपये लग गया, है ना। 50 किलोमीटर दूरी में जाना था तो 200 रुपये लग गया। तो हमको 1 किलोमीटर का कितना लगा हमको जानना है। तो किलोमीटर कितना था दोस्तों? 50 किलोमीटर था। तो पैसेंजर को जानना था, पैसेंजर को जानना था कि हम जो पैसेंजर हमको 1 किलोमीटर का कितना लगा, ठीक है। तो पर पैसेंजर किलोमीटर, जैसे अपन बोलते हैं ना पर पैसेंजर पर किलोमीटर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग इसको पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर कितना लगेगा? 200/50। कितना लगा? 4 रुपीज़ लगा। कैसे? 200 रुपीज़/50 किलोमीटर, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, क्लियर हो गया आपको। तो कॉस्ट कितनी थी? 800, पैसेंजर कितने थे? 4। एक पैसेंजर का कितना लगा? 200 रुपये लगा। अब पैसेंजर जानना है कि हमको 1 किलोमीटर का कितना लगा, तो 200 रुपये/400, तो हम चल जाएगा हमको 1 किलोमीटर का कितना लगा? 4 रुपये लगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? पर पैसेंजर पर किलोमीटर, यानी पैसेंजर किलोमीटर। क्या लिखा है? पैसेंजर किलोमीटर। आपको दोस्तों यही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या निकालना रहेगा क्वेश्चन में?
क्या निकालना रहेगा, पैसेंजर किलोमीटर निकालते हुए चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कैसे निकाला, हमने यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने अल्टीमेटली यहाँ पर पहले पैसेंजर को डिवाइड किया, फिर किलोमीटर को डिवाइड किया, पहले पैसेंजर को डिवाइड किया, फिर किलोमीटर को डिवाइड किया। और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, वही सेम टू सेम ₹800 लिखे टोटल कॉस्ट, डिवाइड कर देंगे हम लोग पैसेंजर किलोमीटर से। कैसे डिवाइड करेंगे, पैसेंजर किलोमीटर से। तो उसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। तो 800 डिवाइडेड बाय पैसेंजर इंटू पैसेंजर किलोमीटर, मतलब पैसेंजर इंटू किलोमीटर। पैसेंजर कितने थे हमारे 4, किलोमीटर कितना था 50, यानी कि 800 बाय 200 इज इक्वल टू ₹4। सिंपल, कितना सिंपल है ना। तो पैसेंजर किलोमीटर बोलेगा तो पैसेंजर इंटू किलोमीटर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पैसेंजर इंटू किलोमीटर बोलेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, जब पैसेंजर किलोमीटर पूछ रहा है तो ₹800 डिवाइडेड बाय पैसेंजर कितने थे 4, ये 4 पैसेंजर, किलोमीटर कितना था 50, यह आ गया ₹4। सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद आपको लिखा है सेल्स पर पैसेंजर किलोमीटर। सेल्स यानी क्या दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सेल्स कैसे निकलेगी, सेल्स या रिवेन्यू इज 20% ऑन रिवेन्यू। जो भी रिवेन्यू आएगा उसका 20% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जो प्रॉफिट है यहाँ पे है ना, प्रॉफिट होगा 20% ऑन रिवेन्यू। एक मिनट, हाँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसको हटा देता हूँ। हाँ लिखा है प्रॉफिट, लिखा है प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 20% ऑन रिवेन्यू। प्रॉफिट का लिखा है 20% ऑन रिवेन्यू। तो जो भी रिवेन्यू होगा उसका 20% क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सेल्स कैसे निकालेंगे, आपको भी बचपन से आता होगा, समझ लो, 12th में पढ़े होंगे बात को। जो बताने चाह रहा हूँ ये पॉइंट नंबर 4, ठीक है। हम समझने वाले दोस्तों पॉइंट नंबर 4 को हम लोग समझने वाले हैं। आप लोग खुद से एक बार कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल है। आप पहले से पढ़ चुके होंगे इस पॉइंट नंबर 4 को। दोस्तों हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। ये पॉइंट नंबर 4 के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों देखो सेल्स कैसे निकलता है, ये 4 के बारे में बता रहा हूँ। सेल्स कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, सेल। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, सेल आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉस्ट कितनी दी हुई है, 800 दी हुई है। कॉस्ट कितनी दी हुई है, 800 दी हुई है। और आपको क्या बोल रहा है, प्रॉफिट क्या है 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। दोस्तों सेल नहीं मालूम, दोस्तों क्या मानोगे आप, एक्स भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो। तो मैं मान रहा हूँ सेल कितनी है 100, प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल। तो कॉस्ट आ गया 80, कॉस्ट आ गया, क्या आ गया 80 आ गया, बैलेंस फिगर आ गया, कॉस्ट 80 क्या आ गया, बैलेंस फिगर आ गया। तो दोस्तों जो 800 है वो 80 के बराबर है। जो दोस्तों ये 800 है, ये 80 के बराबर है। तो 100 के बराबर कितना होगा, तो 100 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 हो जाएगा 100 के बराबर। और बैलेंस फिगर की 200 की आ जाएगी हमारी प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। ये बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। दोस्तों कॉस्ट कितनी है हमारी, 800। कॉस्ट कितनी है दोस्तों हमारी 800, कॉस्ट कितनी है 800, ठीक है। तो 800 किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो 100 के बराबर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है 20% ऑन रिवेन्यू, 20% ऑन रिवेन्यू, कुछ नहीं दिया, रिवेन्यू क्या मान लेंगे 100 या मान सकते हैं x, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, सेल्स कितना आ गया 1000, सेल्स कितना आ गया 1000। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल्स पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, सेल्स पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। तो दोस्तों निकाल देंगे हम लोग। सेल्स कितना आ गया था दोस्तों हमारा, एक सेकेंड दोस्तों, सेल्स हमारे सामने कितना आ गया था दोस्तों, यहाँ पर 1000 के आगे सेल्स, 1000 के आगे हमारे दोस्तों सेल्स। और पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर इंटू किलोमीटर, 4 पैसेंजर इंटू 50 किलोमीटर, यानी कि 1000 बाय 200 कितना आ गया, ₹5। दोस्तों और एक तरीका जो आप यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, इस क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते थे, क्या लिखा था आपको, रिवेन्यू प्रॉफिट लिखा था
20% ऑन रिवेन्यू, 20% ऑन रिवेन्यू। दोस्तों जो यहाँ पे आप 4 निकाले थे ना, कॉस्ट 4, ये पॉइंट नंबर 3 में जो निकाले थे ना 4 रुपये कॉस्ट, 4 रुपये जो कॉस्ट निकाले थे यहाँ पर, है ना, कैसे निकाले थे? कॉस्ट पर पैसेंजर 800/200 इज इक्वल टू ₹4। दोस्तों जो 4 निकाले थे आप, उसको भी आप यहाँ पर कर सकते थे। क्या कर सकते थे आप? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। वही कि जो 4 है ना, किसके बराबर है? 4 80 के बराबर है ना। 4 किसके बराबर है? 4 है 80 के बराबर। तो 100 करोड़ कितना होगा? यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये बन आ गया बैलेंसिंग फिगर। सिंपल, एकदम सिंपल है। आगे बढ़े तो पैसेंजर किलोमीटर निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? पैसेंजर इंटू किलोमीटर, पैसेंजर इंटू किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यही बात जो है, यही बात हमको लिखी है फॉर्मूले के फॉर्म में। देखो इसको आपको समझना है, खाली याद मत करना, क्योंकि लॉजिक तो मालूम है आपको। कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है तो टोटल कॉस्ट बाय किलोमीटर, टोटल कॉस्ट बाय किलोमीटर। हमने लिखा था 800 थी, टोटल कॉस्ट किलोमीटर था 50, सिंपल एकदम। उसके बाद कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, मैंने क्या सिखाया था? पैसेंजर इंटू किलोमीटर। वही सेम टू सेम बात यहाँ पर दी हुई है, एकदम आसान है। ठीक है, उसके बाद टोटल टेकिंग मतलब क्या सिखाया था? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब क्या आ जाएगा? टेकिंग। तो उसको टेकिंग बोल सकते हो, या रिवेन्यू बोल सकते हो, या सेल्स बोल सकते हो, या फेयर बोल सकते हो, जो चाहो आप बोल सकते हो। क्वेश्चन में कुछ भी नाम दिया रह सकता है, उसको रिवेन्यू बोल सकता है, सेल्स भी बोल सकता है, फेयर बोल सकता है, यानी कॉस्ट के अलावा कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर इंटू किलोमीटर, पैसेंजर इंटू किलोमीटर। और ऐसे वाले क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले हैं, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब दोस्तों कुछ बातें सीखने लायक सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है? स्टैंडिंग चार्जेस आने की, स्टैंडिंग गाड़ी खड़ी है यानी गाड़ी चले या ना चले, ये खर्चा हमको लगने वाला ही है। जैसे डेप्रीशिएशन, गाड़ी चले या ना चले लगने वाला है। लेकिन दोस्तों कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिया रहेगा कि गाड़ी चलती है उस हिसाब से डेप्रीशिएशन लगेगा, लाइक गाड़ी के चलने के ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा, वैसा भी बोल सकता है। तो उसको हम लोग कहाँ डालेंगे? रनिंग चार्जेस को कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, यानी वेरिएबल कॉस्ट उसको कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस यानी नॉर्मली डेप्रीशिएशन, कुछ ना दिया हो तो डेप्रीशिएशन मानेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। लाइक दिया रहेगा कि 10 लाख की जो है बस है वो 5 साल तक वो चल पाएगी, है ना, 5 साल तक उसकी वैल्यू है, यानी 5 साल तक उसकी लाइफ है। तो 10 लाख बाय 5 लाख इक्वल टू 2 लाख आ गया डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो स्टैंडिंग चार्ज कई तरह के हो सकते हैं, लाइक डेप्रीशिएशन हो सकता है, ड्राइवर की सैलरी हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकता है, पार्किंग का चार्जेस हो सकता है, यानी गाड़ी चले या ना चले वो खर्चा लगना ही वाला है। रनिंग चार्जेस आने क्या होता है दोस्तों? गाड़ी के चलने पर ही लगेगा, गाड़ी चलेगी तो ही लगेगा, लाइक डीजल पेट्रोल फ्यूल वगैरह जो है गाड़ी के चलने पर ही लगेगा। ये रिपेयर है, मेंटेनेंस, तो गाड़ी चले या ना चले खर्चा हमको लगने वाला ही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। गाड़ी के ऊपर खड़ी भी रहती है बहुत सालों तक तो खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है, जो कि चलते चलते बहुत खर्चा कम लगता है। तो एकदम आसान है ये दोस्तों। उसके बाद अब्सोल्यूट टर्न और एक होता है कमर्शियल टर्न, इसको देखते हैं क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, तो पहले करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों सबसे पहले। दोस्तों अब क्या लिखा है देखते चलते। लॉरी स्टार्ट विथ अ लोड ऑफ 20 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। एक लॉरी है स्टेशन ए से 20 मेट्रिक टन लेकर चलती है। उसके बाद इट अनलोड्स 8 मेट्रिक टन स्टेशन बी। ए से लेकर चली और स्टेशन बी में कितना अनलोड कर देगी? 8 टन अनलोड कर देगी। यानी ए से चली है किसकी तरफ? बी की तरफ। तो हमारे पास ए से बी में कितना था? 220 मेट्रिक टन था। जो बी से सी में गया तो बी में कितना माइनस हो गया? 8 को कर दिया माइनस, तो कितना बचा? 12 मेट्रिक टन हमारे पास बचा। उसके बाद दोस्तों एंड बैलेंस गुड्स इन स्टेशन सी, यानी कि स्टेशन ए से बी 20 मेट्रिक टन, बी में हटाया 8 मेट्रिक टन को, और सी तक कितना गया? 12 मेट्रिक टन गया। अब क्या लिखा है? ऑन रिटर्न ट्रिप, रिटर्न भी हो रहा है। इट रीचेज स्टेशन ए विथ अ लोड ऑफ 16 मेट्रिक टन। जब रिटर्न हुआ, जब सी से ए की तरफ आया तो कितना साथ में उसके था? 16 मेट्रिक टन उसके साथ में था। यहाँ तक समझ में आया? अभी तो कुछ किए नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिख दिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या लिखा हुआ देखो, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी
ए से बी का डिस्टेंस कितना था यहाँ पे 80 किलोमीटर, बी से सी का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और सी से ए का डिस्टेंस था 160 किलोमीटर। ठीक है, तो ए से बी का कितना था 80 किलोमीटर डिस्टेंस था। उसके बाद बी से सी का डिस्टेंस था 120 किलोमीटर, सी से ए का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ 160 किलोमीटर। जो क्वेश्चन दिया था कॉपी पेस्ट कर दिए, कुछ किए नहीं अभी तक। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। कंप्यूट अब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर एंड कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर। देखो दोस्तों, अब्सोल्यूट क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूटली बोलते हैं ना, क्या बोलते, कोई कुछ दोस्त जैसे अपना बोलता है ना, किसी चीज़ के बारे में हम बहस करना नहीं चाहते, हम लोग क्या बोलते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली यानी पूर्ण रूप से, परफेक्ट तरीके से तुम सही हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो एब्सोल्युटली यानी क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, परफेक्ट किलोमीटर निकालते हुए चलना है। और कमर्शियल, कमर्शियल मतलब थोड़ा सा परफेक्ट नहीं होगा, कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो परफेक्ट मतलब कैसे देखते हैं हम लोग, एकदम आसान सा तरीका है दोस्तों। निकालने बोल रहा है खाली मैट्रिक टन किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम सिंपल से देखते हैं हम लोग, एक मिनट दोस्तों, हाँ यहाँ पर अपन करते हैं ये गया A to B, फिर गया B to C, फिर आया C to A, ये लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, A to B गया, A to B कितना किलोमीटर गया दोस्तों, यहाँ चार्ट में हम देख सकते हैं 80 किलोमीटर गया, इनटू कितना लेके गया, 20 मेट्रिक टन लेके गया। ठीक है, तो किलोमीटर इंटू 20 मेट्रिक टन, तो क्या निकल जाएगा, मैट्रिक टन किलोमीटर निकल जाएगा। कुछ में क्या बोल रहा था दोस्तों, मैट्रिक टन किलोमीटर, यानी कि मैट्रिक टन इंटू किलोमीटर। जैसे कहते हैं ना पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर इंटू किलोमीटर, ऐसे ही मैट्रिक टन इंटू किलोमीटर। तो बस वही करेंगे हम लोग, मैट्रिक टन इंटू किलोमीटर। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं बी टू सी 120 इंटू 12 यानी कि किलोमीटर, 120 किलोमीटर इंटू 12 मैट्रिक टन, प्लस सी टू ए 160 किलोमीटर इंटू 16। ठीक है, वही करेंगे हम लोग, 160 किलोमीटर इंटू 16 मैट्रिक टन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मैट्रिक टन किलोमीटर आ जाएगा। सिंपल है, 80 इंटू 20 एम प्लस 120 इंटू 12 एम प्लस, उसके बाद 160 इंटू 16 एम प्लस एम आर सी। यार दोस्तों 5600 आना चाहिए, यहाँ देखो आया 5600 मैट्रिक टन किलोमीटर, 5600 मैट्रिक टन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आपके सामने है, 5600 मैट्रिक टन किलोमीटर। यानी कुछ नहीं करना, जितना चला है, परफेक्ट चला है उतना मल्टीप्लाई कर दो, जितना परफेक्ट चला है उतना मल्टीप्लाई कर दो, उसको अब्सोल्यूट। ठीक है, जो दिया है जैसा दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा यानी कि हमको हेर फेर नहीं करना है, हेर फेर नहीं करना है। अब कमर्शियल मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि कोई भी ट्रक है, कितना लेकर चली है, फिर कितना उतारी है, फिर कितना लेकर चली है, फिर कितना उतारी है, इसका हिसाब किताब रखने की जगह हम डायरेक्ट कर देंगे एवरेज। क्या कर देंगे, एवरेज। यानी कि दोस्तों जो टन है, टन देखो, किलोमीटर जितना चला है उतना चला ही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। किलोमीटर जितना चला है उसमें प्रॉब्लम है नहीं, जो रूट बंधा हुआ है वो रूट बंधा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों कितना अपलोड कर रहा है, कितना उतार रहा है, कितना अपलोड कर रहा है, कितना उतार रहा है, तो कमर्शियली हम लोग एक एक चीज़ को हिसाब नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, उसको एवरेज कर देते हैं। तो दोस्तों मैट्रिक टन में आपको इतना ध्यान रखना है, जो मैट्रिक टन में क्या करना है, आपको एवरेज कर देना है। पहले देखो कितना किया था, 20 मैट्रिक टन, 12 मैट्रिक टन और वापस लेके आया 60 मैट्रिक टन, तो 12 ठीक है प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 3, इसको क्या कर देना है, आपको एवरेज कर देना है। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, मैट्रिक टन का एवरेज कर देना है। तो एवरेज मैट्रिक टन इंटू किलोमीटर, किलोमीटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, किलोमीटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर 20 प्लस 12 प्लस वापस लेकर आया 6, 20 लेकर गया, 8 को उतारा, कितना बचा 12। ठीक है, उसके बाद वापस जब लेके आया 16 लेकर आया, डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया मैट्रिक टन का एवरेज कर दिया हम लोग। इंटू कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, किलोमीटर, ये तो एवरेज कर दिए, इंटू किलोमीटर। किलोमीटर में कोई हेरफेर नहीं करेंगे, किलोमीटर में कोई हेरफेर नहीं करेंगे। किलोमीटर कितना था दोस्तों, 80 प्लस 120 प्लस 160, 80 प्लस 120 प्लस 160। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 20 प्लस 12 प्लस 16 बाय 3, यहाँ पे आ गया 16 ऑन एन एवरेज। ठीक है, इंटू ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 और 160, 360 इंटू 360, यहाँ पे आया 5760,
5760, ये आपका आंसर आया, ये 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान सा है ये, है ना, कोई टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों हमने अल्टीमेटली क्या किया, जब हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट किलोमीटर की, एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर, तो मेट्रिक टन क्या करना है आपको, मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर, मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर, ज़्यादा सोचना की बात नहीं है, जो भी दिखेगा मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर, ठीक है। जैसे ए से बी में गया था तो ए टू बी में जो भी था मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर, फिर प्लस करेंगे हम लोग बी टू सी, इसमें जो भी था मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर, तो ऐसा करते हुए चलेंगे। लेकिन जब कमर्शियल की बात आती है, कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर की बात आती है दोस्तों, तो वहाँ पे हमको ध्यान देना है, वहाँ पर क्या ध्यान देना है दोस्तों, एवरेज मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, किलोमीटर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो इतनी सी ही बात आपको, इतनी सी बात है। एब्सोल्यूट यानी आपको इतना खाली नाम का मतलब याद रखना है, एब्सोल्यूट यानी परफेक्ट, जितना किलोमीटर टन इंटू किलोमीटर, परफेक्ट टन इंटू किलोमीटर, परफेक्ट टन इंटू किलोमीटर, परफेक्ट। कमर्शियल में क्या करना है, एवरेज करते हुए चलना है, एवरेज मेट्रिक टन इंटू किलोमीटर, सिंपल एकदम, क्योंकि किलोमीटर जितना चलेगा उतना ही चलेगा, चढ़ना उतारना का ज़्यादा हमको हिसाब पर नहीं रखेंगे, इसलिए हम लोग एवरेज कर देंगे, खत्म। हाँ, आगे बढ़ते हैं 48 हो गया, बहुत टाइम लगा दिए 48 में, क्या करें, अब चलते हैं 49 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या लिखा है, अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 5 बसेस, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है 5 बसेस चलाती है, कितनी बसेस चलाती है, 5 बसेस चलाती है, बिटवीन टू टाउन्स, एक टाउन से दूसरे टाउन्स, ठीक है, उसके बीच आर 50 किलोमीटर, जिसकी दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है, ठीक है, 50 किलोमीटर अपार्ट। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इस 50 पैसेंजर, एक बस में बैठने की कैपेसिटी कितनी है, 50 जन बैठ सकते हैं। क्वेश्चन खाली रीड कर रहे हैं हम लोग, 5 बस चलती है, 5 बस की दूरी है 50 किलोमीटर और 50 लोग बैठ सकते हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर बुक्स फॉर अप्रैल 2022, अप्रैल महीने का आपको हिसाब किताब दिया हुआ है, अप्रैल महीने का आपको हिसाब किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर का इतना है खर्चा, है ना, अप्रैल महीने का आपको सब खर्चा दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, डीजल ऑयल दिया हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है, टैक्सेशन का दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, यानी कि आपको अप्रैल महीने का टोटल खर्चा देकर रखा है, अप्रैल महीने का टोटल खर्चा आपको देकर रखा है, ठीक है। आराम से पढ़ लेंगे, ज़्यादा समय का बात नहीं करते पढ़ने में, आगे की बात अपन करते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली पैसेंजर कैरीड वर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, अच्छा सीटिंग कैपेसिटी कितनी थी, 50 की, तो 50 का 75%, इतने ही लोग ऑनलाइन एवरेज क्या करते हैं, चलते हैं, उतने लोग बैठते हैं, ठीक है। ऑल बसेस आर रन ऑन ऑल डे ऑफ द मंथ, अच्छा महीने में 30 दिन होते हैं, तो पूरे 30 के 30 दिन क्या चली है, बस चली है। उसका क्या लिखा हुआ है, ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे, 1 राउंड ट्रिप यानी कि छोड़ना फिर आना, छोड़ के आई है 1 राउंड ट्रिप छोड़ना फिर आना, एक 1 राउंड ट्रिप, ठीक है। फाइंड आउट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर में क्या सिखाया दोस्तों, पैसेंजर इंटू किलोमीटर, पैसेंजर इंटू किलोमीटर, क्या निकालने बोल रहा है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, बचपन से करते आ रहे चीज़, कॉस्ट डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट कितनी है दोस्तों, यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, 13,90,000, तो चुपचाप लिख दो यहाँ पे 13,90,000, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम लोग पैसेंजर किलोमीटर, इसके लिए लिख लेना एग्जाम में नोट नंबर 1, अब बना लेंगे हम लोग नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे। तो पैसेंजर पहले कितने थे हमारे पास, 50 का 75% ही पैसेंजर ऑक्यूपाइड होते हैं। अब निकाल लेंगे किलोमीटर, अब क्या निकाल लेंगे, किलोमीटर। दोस्तों 5 बस एक दिन में कितना चलती है पहले वो निकाल लेंगे, फिर 30 दिन में कितना चलती है वो निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ खर्चा दिया है 30 दिन का, तो किलोमीटर पे कितने दिन का रहेगा, 30 दिन का ही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पैसेंजर की बात हो गई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो पैसेंजर इंटू किलोमीटर। अब दोस्तों जो किलोमीटर जब निकालेंगे हम लोग, तो किलोमीटर देखेंगे, एक बस है ना, टोटल कितनी बस है हमारे पास, 5 बस है, तो 5 बस है, ठीक है, 5 बस है। तो जो 5 बस है एक दिन में कितना किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब 50 किलोमीटर पर राउंड ट्रिप जाएगी तो आएगी भी, तो 5 बस 50 किलोमीटर
पर राउंड ट्रिप जाएगी तो आएगी भी, तो यानी 5 बस एक दिन में इतना चलती है, 5 बस एक दिन में इतना चलती है, 5 बस एक दिन में इतना चलती है, तो 30 दिन में कितना, 30 डेज में कितना हिसाब निकल जाएगा। तो किलोमीटर हमारा निकल गया, किलोमीटर हमारा निकल गया, सिंपल है। तो पैसेंजर इंटू किलोमीटर, पैसेंजर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर मतलब एक दिन में इतना चलती है, 30 दिन में कितना चलेगी, ठीक है। तो 5 बस एक दिन में इतना चलती है, तो 30 दिन में कितना चलेगी, तो सिंपल। तो 50 इंटू 75% इंटू 5 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 30 कितना आया, 562500, 562500 सिंपल। अब दोस्तों डिवाइड कर देंगे, 562500 क्या कठिन लगा ये बताओ, 13,90,000 डिवाइडेड बाय 562500, 2.4711 जो भी है, आंसर चेक कर लेते एक बार, हाँ 2.4711। हाँ आसान लगा होगा, और आसान है भी, आसान लगेगा कैसे नहीं जबकि आसान है। क्वेश्चन 50 इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, एग्जाम से पहले आपको देखकर जाना ही चाहिए, एग्जाम से पहले इसको देखकर जाना ही चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन 50 से पहले, 50 में डायरेक्ट आपको लेकर नहीं जाऊंगा, उसके पहले कुछ बातों को बताऊंगा जो कि मेरा फ़र्ज है आपको बताना। ये दोस्तों ये कहाँ गई वो बात, ये दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन 50 करोगे, अगर बहुत दिन बाद क्वेश्चन 50 कर रहे हो तो इस चीज़ को आप पहले बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 50 करना, ताकि आपको स्लोली मक्खन जैसा हो जाए हाल, ठीक है, क्लियर हो जाए एकदम अच्छे से कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए। टाइम देख लेता हूँ कितनी देर हो गई, आधा घंटा हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ा सकते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एक मिनट हाँ, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 से पहले देख लेना एग्जाम्पल, बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एक मिनट दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर। मान लो कि 1000 नंबर ऑफ पेन को क्या किया, मैन्युफैक्चर किया गया, ठीक है। और 1000 पेन को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी थी दोस्तों, 8000 रुपये थी, ठीक है। 1000 पेन मैन्युफैक्चर किया गया, उसकी कॉस्ट थी 8000 रुपये। और लिखा है प्रॉफिट 20% ऑन रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू होती है उसकी प्रॉफिट कितनी है, 20% ऑन रेवेन्यू। आपको निकालना है कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी कि सेलिंग प्राइस पर पेन आपको निकालना है। एकदम सिंपल सा है, मेरा कहना होगा वीडियो को पॉज करो, एकदम आसान सा है। थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे निकालते हैं 20% ऑन रेवेन्यू, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो मैं बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमको जब निकालना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को सिंपल सी बात निकालना पड़ेगा कि सेल्स लिखना पड़ेगा, और फॉर्मूले की बात करूँ तो, ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों जो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस पर पेन, तो नंबर ऑफ पेन कितनी दी हुई है आपको, 1000 दी हुई है, तो 1000 मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ पेन, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर पेन निकल जाएगी। तो सेल्स कितने लिखूँ, बात यहाँ पे आती है, सेल्स क्या लिखूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्या दी हुई, कॉस्ट दी हुई है, सेल्स हमको निकालना है। बचपन से हमको आता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये हमको बचपन से आता है। दोस्तों कॉस्ट यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, कॉस्ट लिखी हुई है यहाँ पे 8000, कॉस्ट लिखी हुई है 8000। तो यहाँ पे क्या सिखाया था आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, 20% और रेवेन्यू को मान लो 100, 20% को मान लो 20, 80 के आ गए, बैलेंस शीट पर आ गए हमारी कॉस्ट। तो 80 की कॉस्ट आ गई, 20 की प्रॉफिट और 100 की सेल। मतलब दोस्तों सेल कैसे निकलेगी, जो 80,000 है 80 के बराबर है, 80,000 है 80 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना, 100 के बराबर कितना है दोस्तों हमारा 10,000 आ जाएगा 100 के बराबर। ये प्रॉफिट आ गया हमारी बैलेंसिंग फिगर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेल्स, अल्टीमेटली सेल्स का काम था, सेल्स कितना आ गया हमारा 10,000 का आ गया सेल्स। और हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट या पर पेन जो भी बोलो, ये आ गया हमारा ₹10, है ना, एकदम सिंपल, वेरी सिंपल, बचपन से हम लोग आता था। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या किया, हमने अल्टीमेटली यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पर अगर हमको निकालना रहता था, इसकी प्राइस हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ पेन इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख देता हूँ, इंटू सेल्स। तो नंबर ऑफ पेन यहाँ पर कितनी है दोस्तों, नंबर ऑफ पेन यहाँ पे थी हमारी 1000, सेलिंग प्राइस पर पेन कितनी है 10, इंटू सेल्स कितना आ गया हमारा 10,000 सेल्स आ गया,
वेरी सिंपल। दूसरा हम लोग ये तो आपको समझाया, और हम ऐसा भी हम लोग कर सकते थे दोस्तों कि हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने बोला था। क्या बोला था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं मालूम, अभी तो आपको आंसर मिल गया। सपोज आपको आंसर नहीं मालूम तो नंबर ऑफ पेन इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं मालूम, क्या लिख दो, एक्स, नहीं मालूम ना, एक्स लिख दो, इज इक्वल टू सेल्स कितना है 10,000। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, ₹10 निकल जाएगा। ₹10 क्या आ गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया। ठीक है, और ये जो है ये फॉर्मूला के बेस में ऐसा होता है, सेल्स बाय नंबर ऑफ पेन। ठीक है, तो जो भी तरीका आप अपना सकते हो, वेरी सिंपल है, कोई कुछ लगा ही नहीं होगा। अभी थोड़ा सा उसी का हल्का सा एडवांस वर्जन है, किसका एडवांस, एग्जाम्पल नंबर 1 का। ये इसको आप थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, थोड़ा फोकस करके आपको समझना है। ठीक है, देखो ये वो बात है 10% वाली जो आपको ठीक से नहीं आती, ये 10% वाली वो बात है जो ठीक से नहीं आती। ये जो था क्वेश्चन नंबर 1, आपको जो बातें आती थी 90% जो बातें आती थी उसमें कवर था, जो बातें आपको ठीक से नहीं आती उसमें ये कवर है क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए ध्यान से समझना है, फोकस करके समझना है। ठीक है, एकदम देखो आसान भी है। एक पेन है जिसका नाम था ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर किया गया 1000, और 1000 को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी थी, 8000। कितना आसान है, 1000 को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी थी, 8000। बी टाइप की पेन थी, उसको मैन्युफैक्चर किया गया 1000, और बी को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी थी, 4000। ठीक है, लिखा है प्रॉफिट, लिखा है 20% ऑन रिवेन्यू, 20% ऑन रिवेन्यू, और बच्चों में सीखे थे हम लोग 20% ऑन रिवेन्यू मतलब 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, ये भी हम लोग बचपन में सीखे थे। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ पेन बी इज हाफ ऑफ पेन ए, यानी कि अगर आप पेन ए को बेचते हो x में तो b को बेचोगे x/2 में, यानी कि अगर आप पेन ए को बेचते हो 100 में तो इसको बेचोगे आप 50 में, यहाँ पे बोलना चाह रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ पेन ए एंड पेन बी। आपको पेन ए की और पेन बी की आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो दोस्तों एकदम आसान है, हम लोग निकाल लेंगे, एकदम ज़्यादा आसान है। देखो कैसे एकदम आसान है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला भी हम लोग को आता है, कई तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसमें, है ना, कई तरह से निकाल सकते हैं, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। सबसे ऊपर में हम लोग देखें सेलिंग प्राइस निकालना है हम लोग को, है ना, तो क्या लिखते थे, सेल्स लिखते थे, नीचे लिखते थे नंबर ऑफ पेन। ठीक है, आपको मैं थोड़ा ब्रेन खोलने की कोशिश करूँगा इसको समझा के, तो आप समझते जाना। नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन में कितने लिखूँ, ठीक है, नंबर ऑफ पेन में कितने लिखूँ वो भी देखना है हम लोग को, गलती भी करेंगे और धीरे धीरे समझेंगे भी, इसलिए फोकस करना एकदम अच्छे से। तो इसमें सबसे पहले लिखता हूँ सेल्स, सेल्स में यहाँ पे कितने लिखूँ, सेल्स यहाँ पे कितने लिखूँ। तो दोस्तों सेल्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे 8 + 12 तो 20% ऑन रिवेन्यू, हम लोग को मालूम है क्या 25% ऑन कॉस्ट, ये तरीका कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी सिखाया आप लोग को 12,080 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना होगा, तो दोनों से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो 12,000 के ऊपर रहा मैं टोटल सेल्स आ जाएगी। तो दोस्तों 12,000 डिवाइडेड बाय 80% कर देता हूँ तो 15,000 मेरा आ गया यहाँ पे सेल्स। अच्छा, आपको अलग अलग कॉस्ट दी हुई है तो आप वैसा भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपको अलग अलग कॉस्ट भी दी हुई तो वैसा भी आप निकाल सकते हो। तो फिलहाल देखो यहाँ पे फिलहाल आप टोटल लेके चल रहे हो। ठीक है, मतलब फिलहाल आप ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ टोटल सेल्स बाय नंबर ऑफ पेन। ठीक है, टोटल सेल्स कितना लिख दिया मैं, 15,000 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं चलता हूँ नंबर ऑफ पेन की तरफ कि अब नंबर ऑफ पेन कितना लिखूँ। नंबर ऑफ पेन कितनी थी मेरे पे 1000, ये 1000, क्या मैं यहाँ पे 2000 लिखूँ, सोच के बताना। क्या मैं ऐसा करूँ 15,000 बाय 2000 इज इक्वल टू 7.5, नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। अब आपको क्या ध्यान देना, ध्यान से सुनो, एकदम फोकस करके सुनो। जो दोस्तों 15,000 की टोटल सेल्स आई है, जो 15,000 की जो रिवेन्यू आई है कितने की, 15,000 की आई है, वो कैसे कैसे आई है, तो दोस्तों ये पेन कैसे आई है, जो 1000 की जो पेन बेचे है, ठीक है, उसकी प्राइस कुछ नहीं दी हुई है तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। ठीक है, और B की जो 1000 पेन है उसकी प्राइस क्या लिखी हुई थी, हाफ ऑफ पेन A, तो इसको क्या मान लेंगे, x/2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x/2 मान लेंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो 15 आया था वो कैसे कैसे आया था, 15 जो रिवेन्यू आया था वो कैसे कैसे आया था, 1000 इंटू x ऐसे आया था, है ना।
प्लस 1000 इंटू 0.50x यानी हाफ ऑफ x। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 15,000 इज इक्वल टू 1000x प्लस 500x यानी आ जाएगा 1500x। इतने कैलकुलेशन तो आपकी आती होगी, है ना। ये कितना आ जाएगा 1000x यहाँ पे आ जाएगा कितना 500x। तो यहाँ पे आ गया 1500x। अब x की हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। x कितना आया है दोस्तों 15,000 बाय 1500 इज इक्वल टू ₹10 आया x। ₹10 क्या आया दोस्तों x आया। ₹10 क्या आया दोस्तों x आया। अब दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि x आया, x का क्या माने थे हम लोग, a को माने थे x। देखो यहाँ पर a को क्या माने थे, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन b इज हाफ ऑफ पेन a। तो a क्या है x है, तो b क्या हो गया x/2। ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो मिला है वो a की प्राइस मिल गई और b की प्राइस कैसे मिल जाएगी, हाफ ऑफ x यानी 10/2 इक्वल टू ₹5 मिल गई हम लोग को b की प्राइस। ₹5 किसके मिल गई, b की प्राइस मिल गई। एकदम सिंपल लगा दोस्तों। और दोस्तों एक और भी तरीका है, पर ठीक है ये तरीका बेस्ट है कि कैसे आया, लॉजिकल है ये तरीका कि कैसे आया है मालूम है कि भाई रिवेन्यू आया मेरा, कैसे आया, ये ऐसे आया हमारा रिवेन्यू। ठीक है। गलती करके सीखे कि एग्जाम में ऐसा नहीं हमको करना है, ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा करना है जैसा आपको मैंने अभी सिखाया, जिससे आपको अच्छे से ध्यान में रहे। ठीक है। ये तरीका अच्छा है, एकदम लॉजिकल भी है ना, एकदम लॉजिकल तरीका है। नंबर ऑफ पेन इंटू कॉस्ट पर पेन, नंबर ऑफ पेन इंटू कॉस्ट पर पेन यानी कि सेल्स। सिंपल सी बात है, एकदम लॉजिकल भी है। एक और भी देखो तरीका बता देता हूँ मैं। ऐसा देखो नंबर ऑफ पेन 1000। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पर पेन, ये है a, ये है b। इसका ले लेता हूँ मैं x, इसका लेता हूँ 0.50x। तो टोटल सेल कितनी आ गई, टोटल सेल्स कितनी आ गई दोस्तों 1000x, यहाँ पे 500x, टोटल सेल आ गई मेरी 1500x। तो 1500x की जो सेल है वो किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। 15 के सेल्स हम लोग निकाले थे, 15 सेल्स निकाले थे हम लोग। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 10। x इसका माने थे, a का माने थे, तो b कितना आ जाएगा हमारा x/2 यानी कि 10/2 इज इक्वल टू ₹5। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। किसी भी तरह की आपको बंदिश नहीं है, किसी तरह की आपको बंदिश नहीं है। और अपन जो फॉर्मूले में किए थे, अपन ये फॉर्मूले में किए थे, तो दोस्तों यहाँ पर भी आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, हल्का सा चेंजेस कि दोस्तों 15,000 में यहाँ पे लिख दिया चुपचाप। ठीक है। 15 में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। और आपको यहाँ पे जो 2000 किए हो वो 2000 नहीं आएगा, कितना आएगा दोस्तों 1500 आएगा। हमें कितने आ गए ₹10। ₹10 किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है। x की वैल्यू आ गई। ठीक। तो हम लोगों को जब निकालना है यानी कि a की वैल्यू आ गई, है ना। अब b की वैल्यू निकालना है तो 10/2। दोस्तों मैं तो बोलूँगा ये दूसरा ये तरीके को फॉलो आपको करना चाहिए। इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन 50 की तरफ, 5050। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को करके जाना चाहिए मेरी राय में। ठीक है। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। जो 50 है ना दोस्तों, पहले आराम से पढ़ लेंगे फिर समझेंगे। ठीक है। आराम से पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ब्रेन में कोई स्ट्रेस मत देना। जैसा लिखा हुआ है वैसे हम लोग पढ़ेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। कोई भारी चीज़ इसमें है ही नहीं। जो भारी चीज़ थी वो एग्जाम्पल बता दिया, वो भी एकदम आसान सी चीज़ थी। देखो, अ लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन स्मॉल हिल स्टेशन विथ 50 सिंगल रूम, यानी कि एक लॉज है जहाँ पे 50 सिंगल रूम है। आगे बढ़ते हैं। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ्स इन अ ईयर, यानी साल भर के 6 महीने में आपको कंसेशनल रेट दिया जाता है। साल भर में 6 महीने आपको कंसेशनल रेट दिया जाता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है।
जो दिया था कंस्ट्रक्शन रेट आसान नहीं कर रहा है, ऑफ सीजन है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ फुल रेंट इज चार्ज, जो फुल रेंट होता है उसका आधा हमसे चार्ज किया जाता है। यानी कि आपको अगर फर्स्ट 6 मंथ में अगर एक्स रेंट लिया जाता है, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ में आपसे लिया जाएगा x/2। यहाँ पर ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है, समझ गए भाई तुम जो बोलना चाह रहे हो, है ना। द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ द रूम रेट। तो जो भी रूम का रेंट रहेगा उसका 20% क्या है, प्रॉफिट का मार्जिन है। यानी कि सेल्स का 20% तो कॉस्ट का 25%, ये भी हम सीख चुके हैं। ये दूसरा ऑप्शन क्या सिखाया था, बाय 80 × 100, जो हम सीख चुके हैं। उसके बाद द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, अब क्या दिया, कॉस्ट का आपको एस्टिमेट दिया हुआ है, आपको कॉस्ट का आपको दिया हुआ है एस्टिमेट, ठीक है, एंड अदर डिटेल आपको दी हुई है। अब क्या लिखा हुआ है, ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80%, यानी कि 50 हमारे पास रूम है, ठीक है, 50 हमारे पास क्या है दोस्तों, रूम है। तो 50 रूम का 80% यानी कितना हुआ, 40, ठीक है। वाइल ऑफ सीजन इज 40% ओनली, यानी कि पिक सीजन में 80% की ऑक्यूपेंसी रहेगी, ऑफ सीजन में 40% की ऑक्यूपेंसी रहेगी, ठीक है। यानी कि आपको बता देता हूँ मैं, 50 का 80% यानी कि 40 रूम भरा रहेगा पिक सीजन में, और ऑफ सीजन में दोस्तों कितना भरा रहेगा, 20 रूम भरा रहेगा। यहाँ तक हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस की बात करते हैं हम लोग। तो टोटल आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है, स्टाफ की सैलरी, रिपेयर टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री एंड लिनन, इंटीरियर और टेपेस्ट्री और सेंट्रल एक्सपेंडिचर। आपको यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें दिया हुआ है पूरे साल भर का। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग 5% एंड ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट इज 50% ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग के बारे में दिया पॉइंट ऑफ 6 में। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की है, 100 लाख की इन्वेस्टमेंट है टोटल, ठीक है, जिसमें से 80 लाख किसका है, बिल्डिंग का है। तो 80 लाख का 5%, 80 लाख का 5% क्या होगा, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया। तो 80 लाख का 5% हो गया बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। उसके बाद 20 लाख रुपए का 15% हो गया हमारा फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रूम अटेंडेंट्स आर पेड 5 रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन अ मंथ। अच्छा, यानी कि दोस्तों हम लोगों को जो अटेंडर है, रूम अटेंडर को कितना देना है, ₹5 देना है। कितना देना है, ₹5 पर रूम डे। क्या लिखा है, रूम डे, रूम नहीं लिखा दिया, क्या लिखा है, रूम डे, यानी कि दोस्तों क्या होगा, रूम इंटू डे, रूम डे, ठीक है। ये भी एकदम आसान है, डोंट वरी, इसको आप कर लेना इंपॉर्टेंट। आपको जानने की अगर मैं बताऊँ, इस पूरे जितने भी क्वेश्चन 50 है, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखने की है। एक जो आपको एग्जाम्पल करवाया है वो ध्यान रखना है, दूसरा जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये लाइटिंग का। एग्जाम से पहले आपको 2 चीज़ देखकर जानी है, बाकी सब कुछ मैं वो करके दिखाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कितना आसान था, ठीक है। अब देखते हैं 50.5, मंथली लाइटिंग चार्जेस आर ₹120 पर रूम। क्या लिखा हुआ है कि मंथली लाइटिंग चार्ज कितना, एक रूम का मंथली चार्ज लगेगा 120 रुपये, यानी एक रूम का पूरा महीने भर कितना लगेगा, 120 रुपये लगेगा, ठीक है। एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन अ विंटर वेन इट इज़ ₹30 पर रूम। लेकिन जब विंटर रहेगा, ठंड रहेगी, तो ठंड में तो कोई ज़्यादा यूज़ करता नहीं है, उसमें कितना लगेगा, 30 रुपये लगेगा पर रूम का। कितना लगेगा, 30 रुपये पर रूम का लगेगा। दोस्तों ऐसे भी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिल स्टेशन ऊंचाइयों में रहता है। हम लोग हिल स्टेशन जाते कब जाते हैं, हिल स्टेशन ऊंचाइयों में रहता है वो तो, ये हमको यहाँ पर गर्मी लग रही है, हम लोग जाते हैं हिल स्टेशन की, या वहाँ का मौसम अच्छा रहेगा, अब जब मान लो यहाँ पर ही ठंड है, तो हिल स्टेशन जाके क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही ठंड है तो वहाँ पर और ज़्यादा ठंड रहेगी। क्या मतलब, क्योंकि आदमी यहीं की ठंडी से पा रहा है, हिल स्टेशन जाके क्या करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर ₹30 जो पर रूम लिखा हुआ है वो क्या है दोस्तों, ऑफ सीजन है।
क्यों आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी पीक सीजन है कौन सी ऑफ सीजन है, क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 6 ऑफ सीजन है और 6 पीक सीजन है। ठीक है, हम मालूम है कि 6 ऑफ सीजन कौन सी है, 6 पीक सीजन कौन सी है, जिससे कि हम लोग रूम का रेंट प्रॉपर वे में निकाल पाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एंड दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। ठीक है, और एक कॉस्ट कैसे लगेगी दोस्तों? दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। ठीक है, एकदम आसान है। देखो एकदम आसान सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट, अभी पढ़ रहे खाली अपन, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन। यानी कि आपको सीजन का निकालना है, ऑफ सीजन का दोनों का निकालना है। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बोला था पॉइंट नंबर 6 में, क्या बोला था पॉइंट नंबर 6 में, क्या बोला था कि आपको पिक सीजन कौन सी ऑफ सीजन कौन सी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि 4 मंथ की जो दिख रही है ₹30 ऑफ सीजन है। ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से आपको निकालना है दोस्तों, एकदम कुछ भी निकालना है। मैं आपको बुक तो होगी, मैं वो खाली पेज में अच्छे से करके दिखाता हूँ। आप बुक अपने सामने रख लो, बुक या PDF अपने सामने रख लो। मैं भी अपने सामने बुक रख लेता हूँ। देखो आपके सामने मैं भी बुक रख लेता हूँ। ठीक है, अब उस बुक में देखते जाओ जो जो लिखा हुआ है, मैं आपको फटाफट समझाते हुए चलता हूँ। एकदम आसान है ना, एकदम लाइटली लेते हुए चलना। पहली बात मैं क्या लिखी थी क्वेश्चन में कि आपको 6 मंथ का आपको नहीं मालूम है ना। देखो, लॉजिंग होम इज बीइंग रन आउट स्मॉल हिल स्टेशन विद 50 रूम्स। द होम ऑफर कंसेशनल रेट ड्यूरिंग द ईयर 6 ऑफ सीजन मंथ इन अ ईयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द रूम रेंट इज चार्ज। यानी कि आपको पिक सीजन अगर जो रहेगी उसमें मान लो खर्चा लगता है X, पिक सीजन में अगर आपको खर्चा लगता है कितना X, तो अगर आपको ऑफ सीजन की बात करूँ, ऑफ सीजन में आपको कितना लगेगा 0.50x आपको लगेगा, या आप बोल सकते हैं हम लोग को x/2 आपको क्या लगेगा, रेंट लगेगा। हाँ, रेंट चार्ज किया जाएगा, ये पहली बात तो ये। उसका क्या लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट 20% ऑन रिवेन्यू, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कॉस्ट का 20%। ठीक है, तो 25% ऑन कॉस्ट, ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखते हुए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 की बात हम देखते हैं, क्या लिखा है। पहली बात ऑक्यूपेंसी कितनी यहाँ पे लिखी हुई थी 80%। यहाँ पे हम आते हैं, जो लिखा ना पॉइंट नंबर 1 उसके हिसाब से मैं नोट बनाते जाऊँगा। पॉइंट नंबर 1, ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80%। सीजन रहेगा तो ऑक्यूपेंसी कितनी है 80%, और ऑफ सीजन रहेगा तो ऑक्यूपेंसी कितनी है 40%। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, पीक सीजन कितनी थी 80%, तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी लिख लेता हूँ मैं, ऑक्यूपेंसी। ठीक है दोस्तों, तो 6 मंथ में, फिर 6 मंथ में कितनी थी 80%, तो 50 × 80% कितना लिखा हुआ था, यानी 40 रूम की ऑक्यूपेंसी थी। और आप नेक्स्ट 6 मंथ में 50 × 40% यानी कि 5 यानी 200। ठीक है, 200 रूम ऑक्यूपाइड था, सर 40 रूम 20 रूम क्या था, ऑक्यूपाइड था। सिंपल, एकदम सिंपल है। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं हम लोग यहाँ पर नोट नंबर 2 में दोस्तों आपको यहाँ टोटल खर्चे दिए हुए थे, एक्सपेंडिचर पूरे साल भरे खर्चे दिए हुए थे, उसको टोटल कर दो। कितना दिया हुआ यहाँ पे 2,75,000 प्लस 130 500 प्लस 40,000 प्लस 87,500 प्लस 95,400, या दोस्तों 628,400, 628,400। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना मिली आपको 628,400। दोस्तों हम लोग यहाँ पे अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हम लोग वो सेम टू सेम वही चीज़ कर रहे हैं जो पिछले एग्जांपल नंबर 2 में किए थे। क्या किए थे हम लोग, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या निकला था हमारा सेल्स। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली सेल्स बोलो या रिवेन्यू बोलो। अब दोस्तों रिवेन्यू कैसे मिलकर बना हुआ था, बस हम लोग ये करने वाले। अभी कॉस्ट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, सेल्स निकल जाएगा। फिर जो सेल्स निकलेगा उसके बेसिस पर हम रूम रेंट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, रूम रेंट निकाल देंगे, सिंपल एकदम। तो वो ये करना है, कॉस्ट निकल जाएगा, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, सेल्स निकल जाएगा, सेल्स के बेसिस पर रूम रेंट निकल जाएगा। तो यहाँ एक्सपेंस मिल गया। अब चलते हैं नोट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड 5% ऑन बिल्डिंग, तो ये 80 लाख का 5% और 20 लाख का 5%, 80 लाख का 5% और 20 लाख का 15%, टोटल आया 7 लाख का आया डेप्रिसिएशन। तो लिख देता हूँ मैं नोट नंबर 3 में लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन। आप प्रॉपर वे करके दिखा देना सॉल्व,
लिख देता हूँ मैं 7 लाख। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे लिख के दिखा देना। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग नोट नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ था रूम डेज के बारे में। चलो आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ मैं। रूम अटेंडेंस आर पेड, इसको आराम समझना, सुनना ध्यान से। रूम अटेंडेंस आर पेड ₹5 रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द मंथ ऑफ द रूम इन अ मंथ। मंथ में जितनी ऑक्यूपेंसी रहेगी, मंथ में जितनी ऑक्यूपेंसी रहेगी, उस ऑक्यूपेंसी के हिसाब से इसको ₹5 एक रूम का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ था? जितनी ऑक्यूपेंसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एकदम सिंपल, ज़्यादा सोचने का है नहीं अपन को। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना है नहीं, जितनी ऑक्यूपेंसी रहेगी उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है। तो दोस्तों जितना रूम और जितना डेज क्या रहेगा? ऑक्यूपाइड रहेगा, उसके हिसाब से हमको निकालना है। तो कितना रूम कितना डेज ऑक्यूपाइड रहेगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ था कि 80%, कितना था? 40 रूम। तो 40 रूम कितना डेज तक रहेगा? 180 डेज तक ऑक्यूपाइड रहेगा। ठीक है, क्लियर? 40 रूम 180 डेज तक ऑक्यूपाइड रहेगा। तो रूम डेज इंटू ₹5 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। साफ साफ क्या लिखा हुआ है? रूम अटेंडेंस आर पेड रूम डे, जो भी रूम डे रहेगा, रूम इंटू डे। ठीक है, रूम इंटू डे। तो रूम इंटू डे का कितना देना है? ₹5 हमको देना है। तो यहाँ पे हमको आया 180 डेज में कितना होगा? 40 रूम ऑक्यूपाइड रहेगा, और बाकी 180 जो डेज है, 180 डेज जो बाकी बचे हैं उसमें 40% यानी कि 20 रूम ऑक्यूपाइड रहेगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन इंटू क्या कर देंगे? इससे 5 से इंटू कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर 40 इंटू 180 एम प्लस 20 इंटू 180 एम प्लस MRC आया 10,800 इंटू रूम डेज इंटू 5, यानी दोस्तों 54,000 यहाँ पे आ रहा है। ₹54,000 का हम लोग को साल भर का अटेंडर को देने का है। कितना देना है अटेंडर को? 54,000 देने का है। ये 6 मंथ प्लस 6 मंथ, पहले 6 मंथ का, फिर प्लस 6 मंथ का हमको इतना रूम डेज आया इंटू 5। ठीक है, रूम इंटू डेज, सिंपल एकदम, वेरी सिंपल, कुछ लगा नहीं होगा आपको, क्योंकि रूम डेज बोलेगा तो रूम इंटू डेज कर देना, ज़्यादा समझने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लाइटिंग चार्जेस वाला। क्या लिखा है? मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ इन अ विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। तो मैं क्या बताया? 4 मंथ को क्या मानेंगे हम लोग? ऑफ सीजन मानेंगे। तो क्या लिखा है? 4 मंथ ऑफ विंटर। अब भाई विंटर है तो कौन हिल स्टेशन में जाएगा? ठीक है, एंड दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। तो मंथ में जो ऑक्यूपेंसी रहती है उसके हिसाब से कॉस्ट हमको दी हुई है। तो चलो निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ये बनाएंगे नोट नंबर 5। दोस्तों साल भर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं साल भर में, हमको मालूम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 12 मंथ आपको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में आपको डिवाइड किया गया है। एक आपको दिया हुआ 8 मंथ के बारे में दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है कितने मंथ के बारे में? 4 मंथ के बारे में दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों हम लोग को 6 महीने अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 महीने को 2 भागों में तोड़ देता हूँ, क्योंकि 6 महीना पीक है, 6 महीना ऑफ है, और ये आ जाएगा 4 मंथ। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं 6 मंथ की, यहाँ पर बात कर लेता हूँ 2 मंथ की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 6 जो महीना है, 6 जो मंथ है, वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? आपको साफ साफ दिया हुआ है। कितना लिखा हुआ था? 120 लिखा हुआ था ना? कितना लिखा हुआ था? हाँ 120 लिखा हुआ था। ठीक है, तो जो शुरू का जैसे 6 महीना है, ये क्या है? पिक टाइम है। 6 महीने क्या है? पिक टाइम है। तो पिक टाइम में कितने रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे? 40 रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे। 40 रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो 40 रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे, कितने महीने तक रहेंगे? 6 महीने तक, 6 मंथ तक 40 रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे। ठीक है, कितने महीने तक? 6 महीने तक रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे। ठीक है, तो इसको बोल सकता हूँ मैं रूम डेज या रूम मंथ लिख देता हूँ। और एक मंथ का कितना लग रहा था? 120 रुपीज़ लग रहा था। तो 6 मंथ का हम लोग को बिजली बिल मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब 2 मंथ है, ये क्या है? ऑफ सीजन है। दोस्तों ऑफ सीजन में 20 रूम, ऑफ सीजन में कितना दोस्तों? 20 रूम। यहाँ पे कितने महीने की बात चल रही है? 2 मंथ। यहाँ कितना चल रही है? 2 मंथ की बात चल रही है, तो इंटू 2 मंथ, तो रूम इंटू मंथ मिल जाएगा, रूम इंटू मंथ। दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेज को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको किराया किस में दिया हुआ था? 120 रुपीज़ पर मंथ का दिया हुआ था। पर डे का दिया रहता तो यहाँ पे 2
मंथ की जगह डेज लिखते हैं, ठीक है। इंटू यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर बोला है खाली 30 रुपये, यहाँ पर बोला है 30 रुपये, यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या 120 रुपये का 120 रुपये लगेगा, क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 30 रुपये बोला है, 30 रुपये बोला है, तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन है, कितने महीने तक ऑप्शन है, 4 मंथ तक यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। ₹34 मंथ तक ऑप्शन है। इंटू क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, देखो ये क्या था दोस्तों, ऑप्शन था, ये भी क्या दोस्तों, ऑप्शन था। तो ऑप्शन में कितना रूम था दोस्तों, कितना रूम था, 40%, तो 50 का 40% कितना हुआ, 20 रूम दोस्तों। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा खर्चा हमारे सामने आ जाएगा दोस्तों, 40 × 6 × 120 M प्लस, या दोस्तों 28,800 हमारे सामने है। उसके बाद 20 × 2 × 120 M प्लस, ये आगे 4 है, 800 भी हमारे सामने है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 20 × 4 × 30 M प्लस, ये 2400 भी हमारे सामने आ गया। टोटल तीनों को टोटल कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारा, टोटल करेंगे तो एक मिनट दोस्तों, हाँ टोटल 36,000 आएगा, 28,800 प्लस 4800 प्लस 2400, 36,000। ये आया दोस्तों 36,000 हमारा आया लाइटिंग का खर्चा, क्लियर, एकदम आसान है ना। तो लाइटिंग में आपको ध्यान रखना है, लाइटिंग के सामने आगे एकदम वापस बता देता हूँ कि हमारे पास कितना है दोस्तों, 12 महीना है, एक 8 महीने का और एक 4 महीने की बात कर रहा है, लेकिन हमको 6 महीना लेके चलना है। तो 6 मंथ यहाँ पे क्या है दोस्तों, पीक सीजन, और ये 6 मंथ मिला के क्या है, ये 6 मंथ मिला क्या है, ऑफ सीजन, ठीक है। पीक सीजन में 40 रूम, ऑफ सीजन में 20 रूम, ऑफ सीजन में 20 रूम, 6 महीना 2 महीना, ठीक है। आपको रेट यहाँ पे दिया हुआ था दोस्तों, 120 रुपये दिया हुआ था रेट, और यहाँ पे 120 दिया हुआ है, क्यों कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है 30 रुपये, कौन सा मंथ में, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में, हमें कितना ले लिए, 30 रुपये लिए। तो रूम मंथ आ गया, रूम मंथ, ये भी क्या आ गया, रूम मंथ इंटू रुपीज़, क्लियर, एकदम आसान है। आगे आपको दिखाता हूँ अगला पॉइंट, कुछ है ही नहीं अगला पॉइंट तो, ठीक है, कुछ है ही नहीं अगला पॉइंट, तो चलो इसको अपन टोटल कर देते हैं। टोटल कर देते हैं, टोटल कितना कितना आ रहा है, हम लोग टोटल कर देते हैं 628,400 प्लस 7 लाख, और 7 लाख के अलावा यहाँ पे और कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे ये था 54,000 प्लस 54,000। उसके बाद लाइटिंग कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 36,000, यह आया अपना 1418,400, 1418,400। कॉस्ट का 25% तो प्लस 25% ऐड कर दो, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ, सेल्स कितनी आ गई हमारे सामने, 17,73,000 के हमारे सामने आ गई सेल्स, 17,73,000 की सेल्स आ गई। अब हमको दोस्तों वही करना था, एकदम सिंपल सी बात हमको ये मालूम होनी चाहिए थी कि हमने जो भी सीखा सेम टू सेम, ये सेल्स जो आई है 17,73,000 रुपये की, ये कैसे कैसे आई होगी, कैसे कैसे आई होगी, हमको मालूम है कैसे कैसे आई होगी, कैसे आई होगी, रूम डेज के हिसाब से आई होगी, किसके कैसे आई होगी, रूम डेज के हिसाब से आई होगी। तो 40 रूम है, 40 रूम है, कितने दिन तक रहा, 180 दिन तक रहा, ठीक है। 20 रूम यानी कि मैं बताता हूँ मैं, जो 50 रूम की क्या थी, कैपेसिटी थी। तो 6 मंथ में, शुरू के 6 मंथ हमारे पास कितना ऑक्यूपेंसी थी, 80% की ऑक्यूपेंसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू के 6 मंथ प्लस 6 मंथ की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 6 मंथ यानी कि कितना था हमारे पास, 40 रूम था, ठीक है। 6 मंथ कितना था, 40 रूम था। और दोस्तों 40 जो रूम था, 40 रूम था, ठीक है, उसका 40 रूम डेज इंटू रुपीज़, तो 40 रूम जो था कितना दिन रहा, 180 दिन रहा, 180 डेज रहा। तो रूम डेज, अब डेज को निकाले, क्योंकि जो रुपीज़ दिया हुआ है, जो रेंट दिया हुआ है, रूम रेंट, वो किसके बेसिस पर दिया हुआ है, डेज के हिसाब से दिया हुआ है कि एक दिन का इतना, कितना, एक दिन का इतना। तो दोस्तों पिक सीजन 40 रुपये क्या था, पिक सीजन की बात थी। तो पिक सीजन में कितना लग रहा था, माना थे हम लोग एक्स, कितना लग रहा है एक्स। लेकिन दोस्तों ऑफ सीजन है, कौन सा सीजन, ऑफ सीजन की बात कर रहा था, ये था पिक सीजन, ये थी ऑफ सीजन। दोस्तों ऑफ सीजन में कितना लग रहा था यहाँ पे, 50 × 40%, तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों, 20, कितना आया दोस्तों, 20। ये कितना, जो 20 रूम है, 20 रूम है, कितना दिन तक चला, 180 डेज तक चला, कितना चला, 180 डेज तक चला। इंटू यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं, मतलब यहाँ पे
0.50x, 0.50x मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 0.50x सिंपल। अब दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, हमारे सामने फिगर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 40 इंटू 180 एम प्लस, उसके बाद 20 इंटू 180 एम प्लस, अच्छा यहाँ पे भी और है ना, ये 40 इंटू 180 किए, उसके बाद यहाँ पे 20 इंटू 180 इंटू 0.5 करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब टोटल जो करेंगे हमारे सामने आएगा 9000, तो 7,73,000 इज इक्वल टू 9000x, इसको प्लस कर देना है ना, इसको सॉल्व करना प्लस इसको करना, इसको कर देना, कितना आएगा 9000x आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, तो 7,73,000 बाय 9000, तो 17,73,000 बाय 9000 कितना आया, ये आया 197। x की वैल्यू कितनी आई, 197 x की वैल्यू। तो दोस्तों x मतलब हमने पिक सीजन का कितना लिया था दोस्तों, पिक सीजन का कितना लिया था x। ठीक है, पिक सीजन का कितना लिया था हमने x, तो ऑफ सीजन का कितना आएगा x बाई 2, यानी कि 197 बाई 2 कर देता हूँ, कितना आएगा 98.5 रुपीज़ हमारा आ जाएगा। मेरे हिसाब से मज़ा आना चाहिए, आपको इसको सॉल्व करने पे। नहीं आ सकता बहुत बुरी बात है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, चलो बाकी करेंगे हम लोग अगली क्लास में।